अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके राइट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक आपकी है जनाब इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर इज 10, पेज नंबर इज 71। ठीक है, और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। सो फूड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन की बेसिस डिफरेंट होती हैं। हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने डिफरेंट फूड ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। तो आज हमने देखनी है फूड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। सो बेसिकली फूड्स को क्लासिफाई हम किस तरह से करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है फूड्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, किसी सर्टेन पर्पस के अकॉर्डिंगली हम फूड्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ डाइटिशियन और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम फूड्स को कंजम्पशन पैटर्न्स की बेसिस पे या फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लासिफिकेशन देखी थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो उसमें हमने मजीद दो तरह से देखा था कि एक तो हम अमाउंट्स की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जी जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो, जो कम में चाहिए वो माइक्रो, एंड ऑल दोस टाइप्स ऑफ डिटेल्स। एक हमने फंक्शन की बेसिस पे देखा था, जो एनर्जी प्रोवाइडिंग है वो मैक्रो, और जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और बॉडी को सपोर्ट करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, वो हमारे माइक्रो हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम किसी केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो मे बी फूड्स को क्लासिफाई करे, ग्रुप करे अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द फूड। सर्टेन फूड्स आर एसिडिक इन नेचर, सर्टेन फूड्स आर बेसिक इन नेचर, सर्टेन फूड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल तकरीबन उसके करीब होते हैं, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, उनकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल के करीब करीब 7 के करीब करीब होती है। और जनाब इसी तरह से अगर हम एसिडिक फूड्स की बात करें तो जैसे हमारे मीट्स वगैरह हो गए, तो वो हमारे हाईली एसिडिक फूड्स होते हैं। सो अक्सर कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा एसिडिक फूड्स आपको नहीं रात में लेने चाहिए। ठीक है, तो वो हम उसको हम लेते हैं कि वो एसिडिक फूड्स की एग्जांपल्स हैं। और फिर इसी तरह अगर हम अल्कलीन टाइप फूड्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास फिर डिफरेंट तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो नॉर्मली उनको हम लेते हैं अल्कलीन फूड्स में, या जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं खास तौर पे वो हमारी बेसिक फूड्स की एग्जांपल्स के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, फिर तो बेसिकली ये डिपेंड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी सारे के सारे बेसिक नहीं होते, वो उनके अंदर भी वेरिएशन है। ठीक है, हाँ हमारे जो वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया वो हमारी बेसिक फूड्स की एग्जांपल्स हैं। तो एसिडिक में अक्सर हम कहते हैं लेमन जैसे हो गया, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग जो हम लेते हैं दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फूड्स को हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल के कॉन्टेक्स्ट में भी क्लासिफाई कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम फूड प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फूड टेक्नोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो फूड्स के उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंसर्न होता है जो किसी भी फूड को के ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो ऑल्टर हो सकते हैं। ठीक है, सो वो उस बेसिस पे फूड्स को क्लासिफाई कर सकता है, या फिर फूड्स किस तरह से कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, उन बेसिस के ऊपर वो उनको क्लासिफाई कर सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि फूड्स को क्लासिफाई करने की जो हमारी रीजन है वो डिपेंड करता है कि कौन इंडिविजुअल फूड्स को क्लासिफाई कर रहा है और उसको क्लासिफाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पेरिशेबिलिटी की, जो मैंने एंड पे एग्जांपल दी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड प्रोसेसर जो है वो फूड्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करता है, वो बेसिकली फूड्स को पेरिशेबिलिटी की बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा होता है। पेरिशेबिलिटी पे पेरिश होने का मतलब ये होता है कि फूड कितनी जल्दी आपका खराब हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम फूड की कीपिंग क्वालिटी की बात करते हैं, कीपिंग क्वालिटी का मतलब है कि फूड कितनी देर तक जब हम उसको रखेंगे तो वो फिट फॉर कंजम्पशन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम फूड की कीपिंग क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली फूड जो है वो वेरी कर रहा होता है। कुछ हमारे ऐसे फूड्स हैं जो बड़ी देर तक हम उनको अगर
स्टोर कर लें तो उनके अंदर किसी किस्म की पेरिशेबिलिटी आपको देखने में नहीं मिलेगी, वो स्पॉइल नहीं होंगे, वो खराब नहीं होंगे। उनको आप किसी भी वक्त आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारे ज्यादातर सीरियल्स हैं, व्हीट है, राइस है, मेज हो गया, ये वो फूड्स हैं जो स्पॉइल आसानी से नहीं होते। फिर अगर हम ऑन द अदर हैंड कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें, मीट की बात करें, मिल्क की बात करें, तो आपने अक्सर घरों में भी नोटिस किया होगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बड़ी जल्दी जब आप इनको बाहर रखते हैं तो बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, अनलेस हम इनको रेफ्रिजरेट करें या फ्रीज करें, कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करें। तो अगर हम फ्रेश इनको लाके बाहर रख दें तो ये खराब हो जाते हैं। इसी तरह मीट को अगर हम बाहर छोड़ दें वो खराब हो जाता है। दूध को अगर हम ओवरनाइट बाहर छोड़ दें तो वो खराब हो जाता है। ठीक है। सो जो इन फूड्स की स्टोरेज लाइफ है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। और इसके अंदर फिर जाहिर है हर फूड की डिफरेंट टेम्परेचर रेंज होती है। जहां तक अगर हम उसको स्टोर करें तो वहां तक वो स्पॉइल नहीं हो रहा होता। और अगर वो टेम्परेचर रेंज उसको पर्टिकुलर ना मिले तो वो हमारा फूड स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फ्रेश कमोडिटीज को अगर आप 22 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे कि बीफ हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, अगर आप रखते हैं तो वो सिर्फ एक दिन के लिए आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अगर आप रखते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी प्रोसेसिंग टेक्निक तो 1 से लेके 7 डेज तक आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स को 1 से लेके 20 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ज्यादातर रूट क्रॉप्स हैं उनको हम 7 to 50 डेज यूज कर सकते हैं। जैसे पोटैटो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है पोटैटो को कोई हम फ्रिज में स्टोर नहीं कर रहे होते, बाहर ही रख रहे होते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरह से जो हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनको हम इवन 1 साल तक भी इस तरह से यूजुअल रूटीन में स्टोर कर सकते हैं और ये खराब नहीं होते। ठीक है। सो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेसिस पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो फूड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनको अभी हमने डिटेल से देखना है। एक को हम स्टेबल फूड्स कहते हैं, एक को हम सेमी पेरिशेबल कहते हैं और एक को हम पेरिशेबल कहते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 बेटा मैंने बताया था पेज 71 से हमने स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव कम टू पेज 72। ठीक है। तो मैंने बताया कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन दीज क्वालिटीज, फूड्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। स्टेबल फूड्स होते हैं, सेमी पेरिशेबल फूड्स होते हैं और हमारे पास पेरिशेबल फूड्स होते हैं। स्टेबल फूड्स वो वाले होते हैं जिनको जब हम प्रॉपर कंडीशंस में स्टोर करें तो वो कंज्यूमर को काफी लंबे अरसे तक फिट फॉर कंजम्पशन रहते हैं। और वो जो लंबा अरसा हमने डिफाइन करना है ना, वो है 3 मंथ से लेके 3 इयर्स तक। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेबल फूड्स की एग्जांपल्स हैं? ड्राई सीरियल्स आ गए, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया। फिर लेग्यूम क्रॉप्स आ गई, जैसे चिकपीस हो गए, लेंटिल्स हो गई। फिर हनी हो गया, शुगर हो गई। ठीक है। फिर ये तो नेचुरल फूड्स हैं। अगर हम प्रोसेस फूड्स की बात करें तो पास्ता है, फिर जनाब हमारा पाउडर्ड मिल्क है, फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं जो पोरेज आप डब्बे वाला सुबह ले रहे होते हो। ये भी सब स्टेबल फूड्स की डेफिनेशन में आती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये फूड्स क्यों स्पॉइल नहीं होते, क्यों खराब नहीं होते, क्यों स्टेबल रहते हैं फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन? तो उसकी रीजन ये है कि जो फूड स्पॉइलेज एजेंट्स हैं वो इन फूड्स को रेडिली स्पॉइल नहीं कर रहे होते। और वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये वाले जो फूड्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफी कम होता है, 15% या उससे भी कम होता है। ठीक है। और जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होता है फूड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि फूड के खराब होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं जितना मॉइस्चर कम होता है। ठीक है। और बहुत सारे फूड्स को फिर हम डेलिबरेटली उनको खुद से डिहाइड्रेट भी करते हैं सो दैट ये वाले जो फूड्स हैं इनके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए और फूड के खराब होने का चांस भी कम हो जाए अकॉर्डिंगली। फिर सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सेमी पेरिशेबल फूड्स की।
सेमी पेरिशेबल फूड वो वाले होते हैं जिनको अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस में रखें तो उनको भी हम कुछ अरसे तक दे कैन बी फिट फॉर आवर कंजम्पशन, और वो कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटोज हो गए, वेजिटेबल्स लाइक अनियन, फिर फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, फिर कमर्शियल अगर फूड्स की बात करें तो उसके अंदर फ्राइड स्नैक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं। सो ये वो वाले फूड्स हैं जिनकी जैसे मैंने बताया शेल्फ लाइफ कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक वेरी कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो अब फूड्स हैं, ऑब्वियसली जैसे कि टर्मिनोलॉजी है सेमी पेरिशेबल फूड्स, तो इनिशियली तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल जाहिर है नहीं हो रहे होते, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, इनके अंदर ऑटोलाइसिस का या माइक्रोबियल ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली जिसके अंदर माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से फिर ये फूड जो है वो स्पॉइल होना, पेरिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इन फूड्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि फूड्स की रेंसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। फूड्स की रेंसिडिटी से मुराद ये है कि फूड्स में खास तौर पे जो फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर से एक ऑफ ऑर्डर, एक गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि फूड जो है वो रेंसिड होना शुरू हो गया, ठीक है। और वहां पे फिर जो है हमारा फूड वो अनएक्सेप्टेबल फॉर कंजम्पशन बन जाता है। इन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 60 to 90% होता है, और यानी वो काफी हाई मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन नेचुरली इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि स्पॉइलेज होना इन फूड्स के अंदर आसान नहीं होता। हाँ, जैसे हमने कहा कि कुछ हफ्तों बाद इनके अंदर स्पॉइलेज जरूर शुरू हो जाती है, लेकिन इनिशियली ये फूड स्टेबल ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरे को लग रहा। मिसबा का क्वेश्चन है स्टेबल फूड्स कम अंडर बाउंड वाटर फूड्स। नहीं बेटे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका ये जरूरी नहीं है कि स्टेबल फूड्स में बाउंड वाटर है या पेरिशेबल फूड्स में बाउंड वाटर नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाती है पेरिशेबल फूड्स। पेरिशेबल फूड्स अब ऑब्वियसली वो वाले फूड्स हैं जिनको अगर हम इवन वो कुछ घंटों के अंदर भी अगर हम उनको स्टोर करते हैं तो खराब होना शुरू हो जाते हैं। कुछ इनमें से रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, तो वो कुछ दिन तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। सो इसके अंदर कौन से फ्रेश कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश, एग, चिकन, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे जो फूड्स हैं ये पेरिशेबल फूड्स हैं। और अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स की बात करें तो जैसे हमारा कॉटेज चीज हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड, चपाती, ये सारे के सारे पेरिशेबल फूड्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये है कि आपने सर्टेन फूड्स देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है कि जी कंज्यूम विद इन ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट होती है, कंज्यूम विद इन 4 days ऑफ ओपनिंग द कैन, या कंज्यूम विद इन 72 hours ऑफ ओपनिंग द बॉक्स, ऐसे करके। तो ये फिर वो वाले फूड्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। वंस आपने इनको ओपन कर लिया तो उसके बाद अगर आप इसको रखेंगे तो फिर ये स्पॉइल हो जाएंगे। हाँ, इन फूड्स को अगर आप अगेन कोई प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाई करें, लेट से आप इनको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो फिर आप इनकी शेल्फ लाइफ को किसी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज ये फूड्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इन फूड्स का 80% से लेके 95% तक वेरी कर रहा होता है। और पेरिशेबल फूड्स किस तरह से स्पॉइल होते हैं, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस और माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और जाहिर है कि फूड जितना ज्यादा पेरिशेबल होगा, हम ये कहेंगे कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी फूड जितना ज्यादा पेरिशेबल होगा शेल्फ लाइफ उसकी उतनी ही कम होगी, और फूड जितना कम पेरिशेबल होगा उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फूड्स की क्लासिफिकेशन
फूड टेक्नोलॉजिस्ट पीएच वैल्यू पे भी करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंजम्पशन के लिए। तो वो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ही, बट जाहिर है कंजम्पशन को डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट डील कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की या फूड प्रोसेसिंग की, तो उसके अंदर भी फूड्स की जो पीएच है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि वो डिटरमिन करती है कि फूड, दैट इज वन ऑफ द डिटरमिनिंग फैक्टर्स, कि फूड कितनी जल्दी या कितनी देर से स्पॉइल होगा या खराब होगा। ठीक है, सो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम फूड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं हाई एसिड फूड्स, एक को हम कहते हैं एसिड फूड्स, थर्ड हम कहते हैं मीडियम एसिड फूड्स, और फोर्थ हम कहते हैं लो एसिड फूड्स। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम हाई एसिड फूड्स की बात करें, तो जनाब हाई एसिड फूड्स में वो इस कैटेगरी में वो वाले फूड्स आते हैं जिनकी पीएच 3.7 से कम होती है, और इसके अंदर ज्यादातर सिट्रस फ्रूट जूसेस हो गए, जैसे लेमन, ग्रेप फ्रूट जिसको चकोतरा बोलते हैं, फिर पिकल्स हो गए, जैसे जो हमारी अचार जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोब्स इन फूड्स को स्पॉइल करते हैं, डिटेरियोरेट करते हैं, उनके अंदर ईस्ट और मोल्ड सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और अगर हम इन स्पॉइलेज एजेंट्स को किल करना चाहते हैं तो बॉइलिंग वाटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मेजर प्रॉब्लम इन फूड्स की आती है वो ये है कि एसिड यूरिक बैक्टीरिया इन फूड्स में रहते हैं, और एसिड यूरिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ईस्ट और मोल्ड्स मैंने एग्जांपल दी, सो वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर थ्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, और जिनको कोई इशू नहीं होता एसिडिक एनवायरनमेंट अगर रहे तो। लेकिन एसिडूरिक जो बैक्टीरिया हैं, इनको किल करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हीट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, तो ये बड़ी जल्दी से, एज सून एज वी रीच अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये बड़ी जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से किल हो जाते हैं। सेकेंड जनाब हमारे पास आ जाता है एसिड फूड्स। तो एसिड फूड्स में जो फूड्स हैं उनकी पीएच 4.5 से लेके 6.7 तक होती है। इसकी एग्जांपल्स में मैंगोज हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस, फिर गावास, टमेटोज, एप्पल्स, और ज्यादातर जो बाकी फ्रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी स्पॉइलेज जो है वो एक तो एसिड यूरिक बैक्टीरिया की वजह से होती है, एसिड फूड्स हैं जाहिर है, और दूसरी जो इनकी स्पॉइलेज की वजह है वो है इनके नेचुरली अकरिंग एंजाइम प्रोफाइल। ठीक है, नेचुरली अकरिंग एंजाइम प्रोफाइल इनका वो इस तरह से होता है कि दैट प्रोफाइल रेंडर्स दीज फूड्स अन सुटेबल टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, इन जो अगेन एसिड यूरिक बैक्टीरिया जो इन फूड्स के अंदर होते हैं, जाहिर एसिड यूरिक हैं तो उनका भी हीट रेजिस्टेंस काफी कम होता है, विच मीन्स कि हम हीट को यूज कर सकते हैं इनको किल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है, क्लॉस्ट्रीडियम पेस्टिरियनम। ठीक है, ये भी फूड्स के अंदर स्पॉइलेज कॉज कर सकते हैं। अब देखो बेटे, ये अब आप लोगों ने एज डाइटिशियंस देखना है कि जहां हम एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हम फूड को हीट करते हैं तो उससे माइक्रोब्स मर जाते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती, ये सारे बेनिफिट्स, वहां आपने ये भी देखना है कि आप फूड को इतना ज्यादा प्रोसेस ना कर दो, इतना ज्यादा हीट या जो भी है वो ना कर दो कि जो सारा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो भी उसका वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको एक बीच का रास्ता जो है वो लेना पड़ेगा। अच्छा, टोमेटो जूस को भी समटाइम्स हम एसिड फूड कहते हैं बिकॉज इट कैन बी स्पॉइल्ड बाय बैसिलस थर्मोएसिडुरियंस। ये एक बैक्टीरियम है जो फूड्स के अंदर सावर
स्पॉइलेज कॉज करता है। सावर स्पॉइलेज का मतलब है कि जब खराब हुआ कोई आप चीज चखते हैं तो आपको उसमें से बहुत खट्टा सा और बहुत सावर सा टेस्ट नहीं आता, अजीब सा, उसको हम सावर स्पॉइलेज कहते हैं। ठीक है, सो ये जो ऑर्गेनिज्म है Bacillus thermoacidulans, इट कैन एंटर द कैन जूस। और कैन जूस में एंटर कैसे होता है, अगर आपके वेंडर का, जैसे स्ट्रीट पे रेडी वाले से खड़े होके हम शरबत पी रहे होते हैं बड़े मजे से, तो अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो साफ सुथरा नहीं है तो वहां से आपके जो स्पोर्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो पास ऑन हो सकते हैं आपके फूड के अंदर। ठीक है, अच्छा, जो टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसिड और हाई एसिड फूड्स में, उनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, जैसे Bacillus coagulans, Bacillus thermoacidulans, Bacillus mascarans एंड Bacillus polymyxa। ठीक है, तो ये हमारे वो वाले टाइप्स हैं या एग्जांपल्स हैं उन फूड्स की जो प्रोसेसिंग ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉरी जो प्रोसेसिंग ऑफ एसिड एंड हाई एसिड फूड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जनाब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे मीडियम एसिड फूड्स। ये वो वाले फूड्स हैं जिनकी पीएच 5 से लेके 4.5 तक होती है, जैसे कि ज्यादातर मीट प्रोडक्ट्स या मीट और वेजिटेबल मिक्सचर्स। ठीक है, जिसमें खासतौर पर टोमेटो ऐड हुआ हुआ हो। इनका पार्शली एसिडिक टेस्ट होता है। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लो एसिड्स में जो माइक्रोब्स है वही डिस्ट्रॉय करते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं लो एसिड फूड्स। लो एसिड फूड्स वो वाले होते हैं जिनकी पीएच 5 या उससे ज्यादा होती है, यानी कि वो बेसिक की तरफ होते हैं। ज्यादातर एग्जांपल्स में वेजिटेबल्स हो गई, ओकरा यानी कि लेडी फिंगर भिंडी, कैरेट्स, लीफी वेजिटेबल्स, पीस, बीन्स, मेज, मिल्क, मीट, एग्स, फिश, तो ये सारी चीजें जो हैं जो ये लो एसिडिक फूड्स में होती हैं। फिर अगर हम बात करें लो एसिड फूड्स की, तो इनको स्पॉइल करने के लिए नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स वो काम करते हैं। फिर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इनको स्पॉइल कर सकते हैं। थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मर्स यानी कि हीट लविंग जो होते हैं वो स्पॉइल कर सकते हैं। और नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म इनको स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोर्स बनते हैं इस माइक्रोबियल ग्रोथ के रिजल्ट में, वो काफी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वो सीड्स को सॉरी हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वो फूड्स की जो जर्मिनेशन है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो उनके लिए फिर हीट रेजिस्टेंस क्योंकि ज्यादा होती है तो हमें फूड को भी उतना ही ज्यादा हीट करना पड़ता है सो दैट हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकें। और हमें तकरीबन 115 डिग्री सेल्सियस है उससे अबव जाके फूड को जब हम हीट करते हैं तो फिर ये डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं फूड, वो जनरली उन फूड में होती हैं जो मीडियम एसिड या लो एसिड फूड्स हैं जिनकी पीएच 4.5 से कम होती है। ठीक है, और अगर हम ऐसे फूड्स को कंज्यूम कर लें जिनके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स हों या टॉक्सिन्स हों जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको सब ये ब्लोटिंग या फिर नोजिया और वॉमिटिंग और ये सारी चीजें, इवन डायरिया फॉर दैट मैटर, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। अच्छा जी, चैप्टर 11 आगे हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है, सर विल वी स्टडी हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एंड बेसिक क्लासिफिकेशन। ये बेटे किस नंबर पे है पेज पे? तो सर मैं वैसे पूछ रही हूँ कि हम लोग ये स्टडी करेंगे इस तरह। अच्छा, आई थॉट आपकी बुक में है। क्या आपने पूछा है हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक क्लासिफिकेशन? देखो बेटा, बात यह है कि जब आप फूड्स को बहुत ज्यादा एसिडिक फूड्स लेते हो ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, हमारे गट के अंदर स्पेसिफिकली ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो अब उस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में जब आप मजीद एसिडिक फूड्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे, वो भी स्पेसिफिकली फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, जब ऑलरेडी खाली पेट एम्प्टी स्टमक आपकी स्टमक में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी।
सो एज रिजल्ट ऑफ दैट आपकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकती है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पोर्शन है, ड्यूडेनम जिसे बोलते हैं, या फिर ईसोफेगस जो खाने की नाली होती है, ईसोफेजाइटिस उसको बोलते हैं, इन तमाम चीजों की इन्फ्लेमेशन वहां पर स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि एसिडिक फूड्स वाले जो ग्रुप में चीजें हैं आप उनको बहुत ज्यादा कंज्यूम करो। कुछ लोग, आपने आजकल सुना होगा एक टर्म बहुत कॉमन है, कीटो डाइट लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे वेट लॉस बड़ी जल्दी हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेट लॉस हो रहा है, लेकिन जरा ये भी तो देख लें कि कीटो डाइट में हम खा क्या रहे हैं। कीटो डाइट में सारा दिन हमने मटन और बीफ और ये सारी चीजें खानी है, कुछ हद तक चिकन और फिश। तो इन चीजों में आपको पता है, अभी हमने पढ़ लिया कि ज्यादा जो है ये एसिडिक फूड्स के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी चीजों को ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रोजाना हर वक्त लेते रहते हो जो एसिडिक फूड्स हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, what is better, stir fry vegetables और full cooked vegetables? नहीं बेटा, stir fry is a good option। वेजिटेबल्स के अंदर कोई ऐसा माइक्रोबियल प्रोफाइल नहीं होता कि अगर उनको हमने थोड़ा सा स्टर फ्राई करके या सौते करके खा लिया तो वो कोई हमें कोई कंटेमिनेटेड हो जाएंगी, हमें कोई पॉइजनिंग कॉज कर देंगी। हाँ, मिल्क का मैंने बताया था, एग का बताया था, मीट का मैंने बताया था, ये वो चीजें हैं जो अगर आप अंडर कुक करके खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप बड़ी आसानी से फूड पॉइजनिंग या ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं। सर विल बी स्टडी चैप्टर 12? हाँ जी बिल्कुल बेटे, करना है अभी इंशाल्लाह करते हैं। So if we consume carrots without boiling, is that unhealthy? Like some people roast them and then consume them. If spores are present, they won't be destroyed, right? बिल्कुल ऐसे ये बेटे spores destroy नहीं होंगे और बिल्कुल healthy है, absolutely healthy है अगर आप carrots को without boiling consume कर लेते हैं, not a problem at all। बस आपने make sure ये करना है कि carrots को अच्छे से wash किया हुआ हो, that's it। अच्छा जी, सो दैट एंड्स आवर करंट चैप्टर। हम ऐसा करते हैं कि 15 मिनट की एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं और फिर मजीद चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक है 15 मिनट की, 1:03 हो रहे हैं, 1:18 वापस आते हैं और फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं आगे। ओके जी, सो वी आर बैक। आवाज बेटा एक बार में दोबारा कंफर्म कर दो, क्लियरली आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ फूड स्पॉइलेज, चैप्टर नंबर 11। अच्छा, जब हम बात करते हैं फूड के अनफिट होने की तो हम दो टर्म्स उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। एक टर्म होती है डिटेरियोरेशन और एक टर्म होती है स्पॉइलेज। ठीक है, स्पॉइलेज का मतलब है, स्पॉइलेज की टर्म हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे फूड हैज रीच्ड at a level where it becomes unfit for human consumption। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम डिटेरियोरेशन की बात करें तो दिस इज अ टर्म which refers to detrimental changes in the quality of food। यानी कि डिटेरियोरेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि फूड की क्वालिटी जैसी टॉप क्वालिटी का वो पहले था वैसी अब उसकी क्वालिटी नहीं रही, वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। ठीक है, और स्पॉइलेज की अगर हम बात करें तो लेकिन डिटेरियोरेशन क्वालिटी खराब हुई है लेकिन उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉइलेज की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि फूड की क्वालिटी तो खराब हुई है लेकिन वो इस हद तक खराब हो गई है कि अब वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इट कैन नॉट बी रेंडर्ड फिट। यानी कि अब अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब है हम स्पॉइल्ड फूड, खराब फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं और वो कंज्यूम करने से हमें डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को, कि अगर आप एक ब्लेड से एक मेच्योर फ्रूट कोई लेते हैं, बनाना की अगर हम बात कर लेते हैं, जो ग्रीन कलर का आपने देखा ना, एक येलो और फुली राइप बनाना होता है और एक ग्रीन वाला भी होता है जो थोड़ा सा कच्चा कच्चा होता है। ठीक है, सो अगर आप ग्रीन कलर का आपने एक बनाना उठाया है और आपने उसको मार्केट से लेट से आप लाए और आपने घर पे लाके उसको रख दिया।
ठीक है। सो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ आपको चेंजेस नजर आएंगी, उसका कलर ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वो ग्रीन वाला बनाना बड़ा सख्त सा होता है, बड़ा हार्ड होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब येलोइश टर्न करेगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक है। सो जब फ्रूट एक अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ राइपनेस अटेन कर लेगा, अचीव कर लेगा, तो उसके बाद हम उसको कंज्यूम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर यही वाली चेंजेस हम फर्दर फूड के अंदर अलाउ करें, यानी फूड को मजीद येलो हो गया, अब येलो होने के बाद भी हम उसको रखें, हम उसको कंज्यूम ना करें, और वहीं टेबल पे कहीं पे भी जहां पे घर में हमने छोड़ दिया है वहीं पे वो पड़ा रहे, तो येलो से आप शायद आपने कभी नोटिस किया हो, बनाना जो है वो अक्सर ब्राउनिश साइड पे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अब ये वाली जो येलो तक का जो कलर था, वो तो फ्रूट प्रॉपर अपनी राइपनिंग अटेन कर है, विच इज गुड, विच इज नॉर्मल, विच इज नेचुरल, अच्छी बात है। लेकिन अब अगर हम मजीद उसको वहीं पे पड़ा रहने देंगे तो वो येलो कलर जो है वो ब्राउनिश के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये वो वाली स्टेज है जहां पे हम कहेंगे कि फूड डिटेरियोरेट हो गया है, यानी कि फूड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो गई है। लेकिन जो ब्राउन कलर उसका आया है, पियर होना अभी नया नया शुरू हुआ है, उस स्टेज पे भी अगर आप फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट इज फिट फॉर कंजम्पशन, उससे आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको यू कैन प्रीटी मच ईट इट। ऑन द अदर हैंड, अगर जनाब आप मजीद अब डिटेरियोरेट होने के बाद आप मजीद उसको वहीं पड़ा रहने देंगे, तो उसके अंदर फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और फूड जो है वो मजीद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे फूड इस कदर सॉफ्ट हो जाएगा, वो जब हम समटाइम्स बनाना को जब पील करते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ होता है, और वो टिश्यू का कलर बिल्कुल ब्राउन होता है। तो वो वाली स्टेज पहुंच जाता है फ्रूट, जहां पे नाउ इट हैज बिकम स्पॉइल्ड, और वहां पे अब अगर आप कंज्यूम करेंगे तो क्योंकि उसके अंदर फंगल ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके साथ आपको मेडिकल कंडीशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ होता क्यों है? ये सारा कुछ जनाब इसलिए होता है कि कोई भी लिविंग सिस्टम हो, लिविंग सिस्टम का मतलब है कोई एनिमल बॉडी है, कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई प्लांट बॉडी है, वेदर इट इज एनी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, या कोई भी ऐसी चीज है, उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है। सो उन बिल्ट इन मैकेनिज्म्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी वजह से डिटेरियोरेशन और स्पॉइलेज हो रही होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म में ऑटो चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं वो आपको दिए भी हुआ है पेज नंबर 80 के ऊपर। सो जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। सो फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इट होल्ड्स ट्रू, ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर मेचुरेशन होती है, फिर रिप्रोडक्शन होती है, फिर सेनिसेंस होती है, फिर डेथ होती है, और फिर इवेंचुअली वो डीकम्पोज हो रहा होता है। ठीक है। और ये चाहे आप ह्यूमन बॉडी की बात करें, चाहे आप किसी फ्रूट की आप बात करें, चाहे किसी वेजिटेबल की बात करें, सबके अंदर ही यही। ठीक है। और अब अगर हम थोड़ा सा, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल क्योंकि बनाना की डिस्कस की, तो अगर हम प्लांट्स को स्टडी करें तो उसके अंदर होता यह है कि जब हमने प्लांट को, किसी भी क्रॉप को, फ्रूट है, वेजिटेबल है, सीरियल है, जब हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, हमने उसकी वो जो कहते हैं ना क्या, फसल की कटाई हो गई है जब, ठीक है, तो उसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और जो बिल्ट इन मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको बताया है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम इन फूड कमोडिटीज को स्टोर करते हैं, और स्टोर तो करना लाजमी है, आपको पता है, मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्यों, वो जब हम इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे थे कि क्यों और किस तरह से फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें स्टोर करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने 50 एकड़ लेट से व्हीट क्रॉप हार्वेस्ट किए तो 50 एकड़ की 50 एकड़ बस अगले दिन लोग उसको कंज्यूम कर लें। दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और ये अगर हम करेंगे तो अगले 3 महीने हम भूखे बैठे रहेंगे। ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो डेफिनेटली स्टोरेज हमें चाहिए होती है। सो स्टोरेज के अंदर 2-3 मेजर चेंजेस आती हैं। वो मेजर चेंजेस कौन कौन सी? पहला चेंज ये आती है कि स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर जो हमारी पेक्टिन है वो हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाती है।
जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। पेक्टिन जब तक रहती है वो फ्रूट को हार्ड रखती है। जो ग्रीन कलर का बनाना होता है उसमें पेक्टिन ज्यादा होती है, जैसे जैसे बनाना राइप होता है पेक्टिन कंटेंट कम होता जाता है। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह से जो सीड्स होते हैं उनके अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि वो जर्मिनेट सीड को करवाते हैं जब भी कंडीशन सूटेबल होती है। ठीक है, आप सीड जब फील्ड में लगाते हैं, जब दाना डालते हैं, तो सीड्स के अंदर इस तरह के बिल्ट इन मैकेनिज्म्स हैं कि जब भी उसको सूटेबल कंडीशंस, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जब आपको ये सारी चीजें उसकी मिलेंगी, अप्रोप्रिएट मिलेंगी, तो वो जो है जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हम फर्दर डिस्कस करें। अच्छा जी, तो सीड्स को जब भी मैं कह रहा था कि सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, और अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स के अंदर ऐसे बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं जो लीव्स की जब वो बिल्ट इन मैकेनिज्म्स इंटैक्ट आते हैं तो लीव्स की विल्टिंग कराते हैं। ठीक है, विल्टिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा लीफ है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ड्राई होते होते वो फिर इवेंचुअली फॉल ऑफ कर जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम विल्टिंग कहते हैं, जब हमारा लीफ यानी अपनी जो उसका जो फर्म सा रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है जब वो लूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें या फिश की बात करें तो जैसे प्लांट्स में पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म्स बिल्ट इन होते हैं, उसी तरह एनिमल्स में भी पोस्ट स्लॉटर या पोस्ट जो हम उनको जब किल करते हैं तो वो बिल्ट इन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से उनकी जो मसल्स हैं वो डिटेरियोरेट होना शुरू होते हैं सबसे पहले, और फिर इवेंचुअली होते होते उनकी स्पॉइलिंग शुरू हो जाती है। सो दैट इज द रीजन कि मीट या फिश को अगर हम लाके बाहर रख दें तो उनकी बड़ी जल्दी स्पॉइलेज हो जाती है। सेम इज द केस फॉर ह्यूमंस एज वेल। इवन हम क्यों जैसे किसी की डेथ होती है तो हम उसको बरी करते हैं, इसी वजह से कि उसके अंदर वो जो बिल्ट इन मैकेनिज्म्स की वजह से जो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मेल और स्पॉइलेज शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर सेम गोज फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स एज वेल, जैसे मिल्क को अगर हम बाहर छोड़ दें या एग्स को अगर हम बाहर छोड़ दें तो अगेन उनमें बहुत ज्यादा स्पॉइलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जो मोड ऑफ स्पॉइलेज है वो स्टेबल फूड्स का, सेमी पेरिशेबल फूड्स का और पेरिशेबल फूड्स का थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होता है। सो वो किस तरह से वेरी करते हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टेबल फूड्स की, जो हमने स्टेबल फूड्स डिस्कस किए थे जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, उनको किस तरह से वो स्पॉइल होते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि स्टेबल फूड्स बहुत लंबे अरसे तक स्टेबल रहते हैं, जल्दी पैरिश नहीं होते, लेकिन इवेंचुअली तो जाहिर है उन्होंने खराब होना है। सो लेट्स से अगर आप उनको 1 साल के लिए बाहर रख के भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली वो खराब होंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से होते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि हमारे जो स्टेबल फूड्स हैं वी कीप देम इन बैग्स। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं जिसके अंदर हम इनको स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर स्टोरेज कंडीशंस पुअर होती हैं तो सबसे पहले तो ये होता है जनाब के कीड़ा लग जाता है, जो हम उर्दू में जिसको कहते हैं। सो हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, इवन बर्ड्स होते हैं फॉर दैट मैटर, वो इन बैग्स को जी अपने काटते हैं दांतों से और अंदर रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, और इनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो प्राइमरली ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, और जो डैमेज ग्रेन होता है वो फिर फर्दर उसमें डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। रोडेंट्स जो हैं वो ग्रेन्स को भी ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, और नॉट ओनली ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं बल्कि उनके ऊपर दे लीव देयर एक्सक्रीटा ऑन देम एज वेल। ठीक है,
उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहां पे होता है, और वो जो है अगर हम उसको कंज्यूम कर लें तो बहुत ज्यादा हैजर्डस हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। इसी तरह से बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो भी ग्रेन्स को भी कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर एक्सक्रीटा भी अपना छोड़ देते हैं, और ऑब्वियसली इस तरह के जो ग्रेन्स हैं दोज आर एब्सोल्युटली अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि जब हम इन सीरियल्स की स्टोरेज करते हैं तो ग्रेन्स का जो मॉइस्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाता है, स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो हो, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो ग्रेन्स का जो मॉइस्चर है वो हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो गेन करना शुरू कर देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं, हाई ह्यूमिडिटी किन एरियाज में होती है, जैसे जहाँ पे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जहाँ पे आपकी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस तरह हमारी बॉडी से जब हम कराची अगर जाते हैं तो वहां पे पसीना आपको बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो हमारी बॉडी से जैसे मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है, उसी तरह ग्रेन्स के केस में ये होता है कि उनमें से मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है। और नहीं, शायद मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। लूज मॉइस्चर तब होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगी, और मॉइस्चर गेन तब होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी। जैसे अगर लेट्स से कि मैंने एक सैक है राइस का, वो इस्लामाबाद में स्टोर किया हुआ है, और एक सैक है जो कराची में स्टोर किया हुआ है। अब ऑब्वियसली कराची में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, तो वो एटमॉस्फेयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करेगी ना, जाहिर है वो एटमॉस्फेयर से ग्रेन्स के अंदर आएगी, तो ग्रेन्स विल इवेंचुअली स्टार्ट गेनिंग मॉइस्चर। और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है, तो यहाँ पे जो हमारे ग्रेन्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से वो ह्यूमिडिटी वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर की तरफ लूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हाई ह्यूमिड कंडीशंस हैं उनके अंदर जब ग्रेन्स की मॉइस्चरिंग एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड जाके होती है तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने कराची वाली एग्जांपल दी, तो वहां पे जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा है, वो मॉइस्चर ग्रेन्स में आ रहा है, ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, तो आपको पता है माइक्रोब्स को एक सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जब वो काम स्टार्ट होगा तो डिटेरियोरेशन जल्दी हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सैक ऑफ राइस अगर आपने इस्लामाबाद में स्टोर की है, कराची में स्टोर की है, तो कराची वाली जो सैक ऑफ राइस है उसके स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा हैं, या वो जल्दी स्पॉइल हो सकती है, इस्लामाबाद वाली थोड़ी सी देर से स्पॉइल होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मॉइस्चर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा नॉट ओनली द बैक्टीरियल ग्रोथ बल्कि इसके साथ साथ मोल्ड्स की ग्रोथ भी स्टार्ट हो सकती है मॉइस्चर जैसे ही उन पर अप्रोप्रिएट मिलेगी, ठीक है। और मोल्ड्स जब ग्रो करते हैं तो वो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और माइकोटॉक्सिन्स हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह करते करते फर्दर अगर मॉइस्चर लेवल्स रेस कर रहे हैं तो ईस्ट भी ग्रो करना शुरू कर देंगे, और वो फर्दर डिटेरियोरेट करेंगे प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सो पता हमें ये चला कि जो स्टेबल फूड्स हैं, एक तो वो बेसिकली फिजिकल एजेंट्स की वजह से स्पॉइल हो सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, फिर ह्यूमिडिटी हो गई, फिर वो पेस्ट्स और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स इनकी वजह से स्पॉइल हो सकते हैं, और थर्ड नंबर पे फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से स्पॉइल होती है, ठीक है। कुछ जो क्वालिटी है स्टेबल फूड्स की वो ऑटोलाइसिस की वजह से भी स्पॉइलेज उनके अंदर आती है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। ऑटोलाइसिस का मतलब है सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो एंजाइम्स की वजह से स्टार्ट हो जाती है। अभी ऑटोलाइसिस क्या होती है वो फिर डिटेल से भी पढ़ते हैं, कितनी टाइप्स की और क्या है। फिर सेकंड नंबर पे जनाब आ जाता है हमारे पास मोड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ सेमी परमिशेबल फूड्स, ठीक है। अब सेमी परमिशेबल फूड्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि पोटैटोज हो गए, फिर हमारे अनियंस हो गए, ये वो वाले फूड्स हैं जिनको हम जनरली कूल प्लेसेस के अंदर स्टोर करते हैं। और जब ट्रेडिशनल स्टोरेज हम इनकी करते हैं तो एक तो ये होता है कि इंसेक्ट्स या रोडेंट्स इनको अटैक कर सकते हैं, और उसकी वजह से इनकी जो क्वालिटी है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब इंसेक्ट्स और रोडेंट्स इनको अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली वो इनको खाना शुरू करेंगे, छोटे छोटे होल्स बनते जाएंगे, वो होल्स फिर वे पेव करेंगे डिफरेंट माइक्रोब्स के लिए कि वो अपनी इन्फेस्टेशन वहां पे कर सकें, ठीक है। और जब इन अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोर होते हैं तो
इन फूड्स के अंदर मॉइस्चर लूज हो सकता है और एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस इन मॉइस्चर इनका जो वेट है फूड्स का और या फिर जो इनका साइज है वो डिक्रीज हो सकता है। और फिर ये है कि उसकी वजह से इनकी क्वालिटी जाहिर है डिटेरियोरेट होगी फर्दर। अगर इनको जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं तो इनके अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो आपने देखे प्याज के या पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे से वो इस तरह के आपको छोटी छोटी सी आउटग्रोथ्स बननी शुरू हो जाती है बहुत देर तक अगर हम इनको स्टोर करें बगैर फ्रिज वगैरह के, बगैर किसी प्रोसेसिंग टेक्निक के। ठीक है, तो वो स्प्राउटिंग जो है इट रिजल्ट्स इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी तो वो जो फूड्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उनके सॉफ्ट होते ही माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट उसको हम बोलते हैं, एर्वीनिया केरोटोवीरा, उसकी वजह से होती है। फिर ब्लैक मोल्ड रॉट होता है एस्परजिलस नाइजर की वजह से, आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, ये खासतौर पे पोटैटोज और अनियंस के अंदर जो स्पॉइलेज करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के नाम है। ठीक है, सो सेमी पेरिशेबल फूड्स की जो स्पॉइलेज है या डिटेरियोरेशन है वो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से है, पेस्ट्स की वजह से है, माइक्रोब्स की वजह से है, एंड फाइनली ऑटोलाइसिस की वजह से। फिर जनाब लास्टली हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ पेरिशेबल फूड्स। अच्छा, अब अगर हम जनाब पेरिशेबल फूड्स की बात करें तो आपको पता है कि जब भी हम फूड की किसी फ्रूट वेजिटेबल की राइपनिंग की बात करते हैं तो इट्स अ सीरीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस जो फ्रॉम ए टू जी प्रोसीड करता है, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम उस फूड को कंट्रोल छोड़ दें तो उसकी वजह से फिर डिटेरियोरेशन और स्पॉइलेज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब होता यह है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर एक स्टिफनिंग मटेरियल होता है। स्टिफनिंग मटेरियल मतलब है जो ऐसा मटेरियल जो उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है, उस मटेरियल को कहते हैं प्रोटोपेक्टिन। क्या कहते हैं उसको? प्रोटोपेक्टिन। ठीक है, तो जो ओवर राइप फूड्स होते हैं हमारे, उसके अंदर जो प्रोटोपेक्टिन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है टू इनटू सॉल्युबल पेक्टिन। ठीक है, और इस रिएक्शन की वजह से चेंज इन कलर, ऑर्डर या फिर टिश्यू की जो सॉफ्टनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके अलावा ये है कि जो मैकेनिकल डैमेज इन फूड्स को, पेरिशेबल फूड्स को हो सकता है वो दैट कैन बी ड्यू टू अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और बर्ड्स, और जब इनका अटैक होगा तो ऑब्वियसली एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी और माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन फिर फूड के अंदर स्पॉइलेज शुरू हो जाती है और ये फूड्स जो हैं वो फिर अनफिट हो जाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है, मीट की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही ऑफ ऑर्डर, एक गंदा सा स्मेल आना शुरू हो जाता है, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं पुट्रीफैक्शन। ठीक है, और अगेन मिल्क भी आपका खराब हो जाता है। ठीक है, फिश के अंदर भी डिटेरियोरेशन हो जाती है ड्यू टू द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट्स गट, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी, और फिर हीट और लाइट जैसे फैक्टर्स की वजह से भी, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी डिटेरियोरेशन हो सकती है। सो हेंस हमें पता चला कि पेरिशेबल फूड्स के अंदर ऑटोलाइसिस की वजह से, माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से और डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स और पेस्ट की वजह से स्पॉइलेज हो सकती है। स्पॉइलेज एजेंट्स की अगर हम बात करें तो डिटेरियोरेशन या स्पॉइलेज बेसिकली होती है किस चीज से? केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन से, जो उसी लिविंग सिस्टम के, फूड सिस्टम के अंदर से ही खुद से जनरेट हो रही है, जिसको हमने कहा ऑटोलाइसिस, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब है वो कोई बाहर से कोई चीज नहीं आ रही, उन्हीं के अपने एंजाइम्स हैं या अपने ही डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, जो जैसे हमने कहा प्रोटोपेक्टिन सॉल्युबल पेक्टिन में कन्वर्ट हो रहा है, सो एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, या एंजाइम्स जो हैं वो खुद ही से एक्टिवेट हो रहे हैं और वो फूड को खुद से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो पेस्ट जैसे हमने डिस्कस किया वो भी फूड को आउटसाइड से अटैक कर सकते हैं और उनकी चेंजेस, एडवर्स चेंजेस ला सकते हैं उनकी क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी के अंदर। फिर ये है कि जो डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना है, जैसे हीट हो गई, लाइट हो गई, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी चीजें जो है इनकी वजह से भी फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंजेस आ सकती हैं। सो ये तमाम हमारे डिफरेंट तरह के स्पॉइलेज एजेंट्स हैं। सो
अब अगर आपसे कोई पूछे स्पॉइलेज एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ऑटोलाइसिस का आप बता सकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ का बता सकते हैं, पेस्ट का आप बता सकते हैं, और फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि हीट, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके जी। सो आगे हमें डिस्कस करना है स्पॉइलेज बाय ऑटोलाइसिस। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स और हम फिर वापस डिस्कस करते हैं। ओके जी। सो सर एक क्वेश्चन है, पीछे हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है पेरिशेबल फूड्स का, ये जो हनी होता है इसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो ये किस फूड कैटेगरी में हम लोग इसको कंसीडर स्टेबल में करेंगे? बेटे, स्टेबल में हनी इज स्टेबल। ठीक है, अच्छा अब बेटे स्पॉइलेज बाय ऑटोलाइसिस। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि फूड के अंदर खुद से ही कुछ ऐसी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस व्हिच आर गोइंग टू डिटेरियोरेट द फूड, और उसकी वजह से इवेंचुअली फूड कैन बी स्पॉइल्ड एंड इट कैन बी रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब स्पॉइलेज बेटे डिफरेंट तरह की होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है केमिकली इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस। ठीक है, केमिकली इंड्यूस्ड जो ऑटोलाइसिस है उसके अंदर ये है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस विद इन फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, कुकिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, और उसकी वजह से फूड का जो कलर है, ऑर्डर है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सो केमिकली इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस के अंदर फर्दर अगेन हमारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स के अंदर देयर इज दिस प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी के रिजल्ट में होता यह है कि ऑयल्स एंड फैट्स में से एक बहुत ही अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और वो क्यों आती है? होता यह है कि जो हमारी लाइट की शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं वो लिपिड्स के अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, और ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट इसलिए होती है कि लिपिड्स में रेडिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, लिपिड रेडिकल्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, और वो लिपिड रेडिकल्स कन्वर्ट होते हैं लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स में, और वो लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स कन्वर्ट होते हैं लिपिड हाइड्रोपरऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जब ऑक्सीजन का अपटेक होना स्टार्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट अनसैचुरेटेड सिस्टम्स सच एज जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर जैसे होते हैं, या पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर होते हैं, तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स को यील्ड करते हैं जिनको हम परऑक्साइड्स कहते हैं। वो परऑक्साइड्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं सूटेबल एनवायरनमेंट के अंदर और हाइड्रोपरऑक्साइड्स बन जाते हैं। फिर वो जब हाइड्रोपरऑक्साइड्स बहुत ज्यादा उनका लेवल इंक्रीज होना शुरू होता है तो दे ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स जो जिनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, डिफरेंट एसिड्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी टेक्स प्लेस। वो एक इक्वेशन फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रेकडाउन होता है ना हाइड्रोपरऑक्साइड्स का इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है इस ऑफ फ्लेवर, जो अनप्लेजेंट अनकंफर्टेबल सी फ्लेवर भी एक आ रही होती है। ठीक है, और फिर डिफरेंट अगर हमारे पास कंडीशंस हों तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का प्रोसेस फर्दर इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मेटल्स हों जैसे कॉपर है, उसकी वजह से इंक्रीज कर सकता है रेंसिडिटी। फिर लाइट हो गई, हाई टेम्परेचर हो गई, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं जैसे मिल्क पाउडर हो गया या ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, उनके अंदर ये ऑटो ऑक्सीडेशन ऑयल्स एंड फैट्स की हो सकती है। फिर सेकंड नंबर पे चेंजेस इन मीट कलर। मीट को बेटे जब हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो उनके अंदर कलर उसका चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है मीट को जब हम फ्रेश लेके आते हैं तो वो रेडिश कलर का होता है। अगर हम उसको ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दें, रखते हैं, तो उसके अंदर डिटेरियोरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और वो डिटेरियोरेटिव चेंजेस स्टार्ट कैसे होती हैं? बेसिकली सबसे पहले जो हमारा मायोग्लोबिन होता है, जो मसल पिगमेंट है, वो पर्पलिश कलर का होता है। ठीक है, जब वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, जब वो ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होता है तो इट टर्न्स इनटू ऑक्सी मायोग्लोबिन, और ऑक्सी मायोग्लोबिन का कलर जो होता है ब्राइट रेड होता है। ठीक है, वो वाला टाइम होता है जब
तकरीबन हम मीट को घर लेके आते हैं। जब स्लॉटर करते हैं तो वो मायोग्लोबिन वो पर्पलिश सा होता है, पिंकिश और पर्पलिश। जब घर लेके आते हैं तकरीबन उस टाइम पे वो ब्राइट रेड होता है। और वो जो ब्राइट रेड कलर है, अगर उसको फर्दर हम ऑक्सीजन के साथ मीट पड़ा रहे और फर्दर ऑक्सीडाइज हो, फर्दर ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज हो, तो इट कन्वर्ट्स इनटू मेट मायोग्लोबिन। ठीक है, और मेट मायोग्लोबिन का जो कलर होता है वो ब्राउन से कलर का होता है। सो यानी कि जब आप देखो ना कि आपका मीट जो है वो ब्राउनिश सा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मीट जो है वो खराब होना शुरू हो। ठीक है, फिर आ जाती है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि अगर हम समटाइम्स क्या लॉट ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा कि एप्पल को अगर हम काट के रख दें तो उसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लोग ये समझते हैं, हमेशा ये कहते हैं, ये गलत फहमी है कि जी वो आयरन होती है एप्पल में इसलिए वो ब्राउन होता है। रॉन्ग, एप्पल इज अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, सो एप्पल में आयरन नहीं होती। तो ये जो ब्राउन कलर आता है एप्पल का, बेसिकली ये आता है जब हमारी डिफरेंट मेटालिक आयंस की इंटरेक्शन होती है पीएच के साथ, मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कुकिंग टेम्परेचर के साथ। तो उसकी वजह से ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो रही होती है। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का मतलब है कि वो ब्राउन कलर तो आ रहा होता है लेकिन उसका एंजाइम से कोई लेना देना नहीं, एंजाइम से कोई लिंक नहीं। ठीक है, और बल्कि बेसिकली जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है वो आती है जो फ्री अमाइनो एसिड ग्रुप्स हैं उनकी, और अमाइनो एसिड्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी जब इंटरैक्शन होती है, उस प्रोसेस को हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या फिर शुगर जब डिग्रेड होती है, वो मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ कैरामलाइजेशन, जो हम टॉफीज में या आइसक्रीम में जो हम ब्राउन कलर का कलर डेलिबरेटली ऐड करते हैं, तो उनकी वजह से फिर ये चेंजेस आ रही होती हैं, ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो रही होती है। ठीक है, तो मिलार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली मिलार्ड रिएक्शन में होता ये है कि ग्लूकोज या लैक्टोज का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो, और अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप होता है, दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर और दे फॉर्म कंपाउंड नोन एज अमाइनो शुगर्स। ठीक है, अमाइनो शुगर्स पॉलीमराइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एंड दे यील्ड ब्राउन कलर्ड मिलेनॉइडेंस, ब्राउन कलर्ड मिलेनॉइडेंस। ठीक है, अमाइनो मैंने बताया अमाइनो ग्रुप, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स का और कार्बोनाइल ग्रुप शुगर्स का, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और अमाइनो शुगर्स बनाते हैं। जब ये अमाइनो शुगर्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा पॉलीमराइज करती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो दे यील्ड प्रोडक्ट्स नोन एज मिलेनॉइडेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मिलार्ड रिएक्शन है, बेसिकली दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पॉलीमर्स, ब्राउन नाइट्रोजनस पॉलीमर्स, और इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स की डिस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब मिलार्ड रिएक्शन होता है, और ज्यादा ये मिलार्ड रिएक्शन उन फूड्स में होता है जिनको हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं। ठीक है, और इनको हीट करने की वजह से जो डिफरेंट फूड्स की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सिट्रस प्रोडक्ट्स हो गए, जूसेस हो गए। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं सच एज फर्फ्यूरल वो भी इन फ्रूट जूसेस के अंदर, या केजीन को अगर हम बहुत देर तक छोड़ दें, केजीन मिल्क प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर भी डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें से एक मैंने नाम बताया फर्फ्यूरल, FURAL, फर्फ्यूरल। इसी तरह से फर्फ्यूरल एल्डिहाइड, ठीक है, वो उसकी फॉर्मेशन हो सकती है, और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक किस्म की ऑर्डर, एक स्पेसिफिक किस्म की हमें स्मेल मिलती है फूड्स में। ठीक है, अच्छा, ये जो मिलार्ड रिएक्शन है कुछ फूड में हम डेलिबरेटली जान के करवाते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक अरोमा हमें चाहिए होता है। जैसे कुछ रोस्टेड मीट के अंदर, नट्स के अंदर, फूड्स में, बेकरी आइटम्स में हम ये मिलार्ड रिएक्शन स्पेसिफिकली जान के करवा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फूड्स में मिलार्ड रिएक्शन अनडिजायरेबल होता है, क्योंकि इसकी वजह से उनके कलर चेंज हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर कैरामलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम शुगर्स को हीट करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशंस और वाटर की एब्सेंस में, तो उनके अंदर एनहाइड्रो शुगर्स बन जाते हैं,
और जब वो पॉलीमराइज करते हैं तो वो एक टिपिकल ब्राउन कलर हमें मिलता है, जो हमें डिफरेंट कैरामल फ्लेवर्ड कैंडीज और कैरामल फ्लेवर्ड चॉकलेट्स और कैरामल फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स के अंदर मिल रहा होता है, ठीक है। और कुछ ब्रेड्स के अंदर भी हमें कैरामल फ्लेवर मिलता है। फिर इसी तरह से लास्टली चेंजेस इन ascorbic acid, ascorbic acid can also undergo non-enzymatic brown oxidation, और उसकी वजह से फिर ब्राउन कलर के पिगमेंट्स उनकी फॉर्मेशन होती है। और जब हाई पीएच होती है तो ascorbic acid की जो ब्राउनिंग है वो इजी हो जाती है, ठीक है। खास तौर पे इसकी एग्जांपल है स्टोर्ड फ्रूट जूसेस। अगर हम फ्रूट जूस को स्टोर करके रख दें तो उसके अंदर एल ascorbic acid जो है रिड्यूस्ड फॉर्म वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है एल डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी वजह से फ्रूट कलर जो है स्टोर्ड फ्रूट का जूस का कलर वो चेंज हो रहा होता है। सेकंड जो हमारी टाइप है, तो ये तो थी केमिकल इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस। सेकंड जो हमारी टाइप है दैट इज एंजाइम इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर एंजाइमेटिक रेंसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, रेंसिडिटी ऑक्सीडेटिव तो होती है जो हमने पहले डिस्कस की, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से। रेंसिडिटी एंजाइमेटिक भी होती है, यानी कि डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। सो एंजाइमेटिक रेंसिडिटी में होता ये है कि हमारे फैट्स जो हैं वो स्प्लिट होते हैं बाय फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, जिनको हम लाइपेजेस कहते हैं। आपने पढ़ा भी हुआ है डाइजेशन वाले चैप्टर में, एफएससी की बायोलॉजी में। सो लाइपेज एंजाइम्स फैट्स पे एक्ट करते हैं और लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपको पता है एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड्स। और जब लाइपेज एक्ट करता है फैट्स के ऊपर तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फैट मॉलिक्यूल है, 1 या 2 या फिर 3 जो फैटी एसिड हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को फिर हम रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, और ये प्रोसेस स्पेशली कहाँ पे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क फैट के अंदर, जिनके अंदर ज्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, और उसके अंदर एक आपको अजीब सा अनप्लेजेंट सा स्मेल आना शुरू हो जाता है जाहिर एंजाइमेटिक रेंसिडिटी की वजह से, ठीक है। और ये जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर खास तौर पे प्रोसेस ज्यादा हो रहा होता है। अच्छा, ये जो लाइपेज एंजाइम्स होते हैं ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया ट्राइग्लाइसराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं टू यील्ड फैटी एसिड्स। अच्छा, अब जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह की जो टेंट्स हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। टेंट्स का मतलब है जो अनप्लेजेंट हमारा ऑर्डर स्मेल होती है, ठीक है। अच्छा, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड हम डिफाइन करते हैं वो वाले फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन एटम्स C4 से लेके C10 तक होते हैं, जैसे कि ब्यूटायरिक एसिड हो गया, बटर वाला मैंने बताया था, वेलेरिक एसिड होता है, आइसोवेलेरिक एसिड होता है, इवन एसिटिक एसिड फॉर दैट मैटर, ये सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। फिर जनाब इसके अलावा जो हम डिस्कस करें एंजाइमेटिक रेंसिडिटी, उसके अंदर पुट्रिफैक्शन इन फिश भी आती है, ठीक है। फिश के अंदर एक यूनिक एंजाइमेटिक ऑटोलाइसिस या एंजाइमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, एंड दैट इज जनरेटेड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गट ऑफ द फिश, ठीक है। तो जो फिश की टिपिकल स्मेल स्पॉइल्ड फिश की आती है, दैट टिपिकल स्मेल इज ड्यू टू अ कंपाउंड विच रिजेंबल्स अमोनिया इन स्ट्रक्चर, और उसको कहते हैं ट्राई मिथाइल एमाइन। क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल एमाइन। एमोनिया से स्ट्रक्चरली मिलता जुलता है, और दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म when bacterial enzymes act on nitrogenous compounds called trimethylamide oxide, जो फिश मसल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। ट्राइमेथाइलएमाइन ऑक्साइड फिश मसल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। सो जब बैक्टीरियल एंजाइम इस कंपाउंड पे एक्ट करते हैं तो ट्राइमेथाइलएमाइन प्रोड्यूस होता है, जो मैंने बताया फिश को टिपिकल एक स्पॉइल्ड फिश की एक टिपिकल स्मेल देता है। इसके साथ साथ फिर जाहिर है टिश्यूज की सॉफ्टनिंग भी शुरू हो जाती है, और फिर टेंट्स भी शुरू हो जाते हैं फिश से, वही जो एक
ऑर्डर ऑफ ऑर्डर होता है। विब्रियो, सूडोमोनास और एक्रोमोबैक्टर, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली ये टेम्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर लास्टली आ जाती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है। सो कुछ ब्राउनिंग जो है वो जैसे हमने नॉन एंजाइमेटिक पढ़ी उस तरह से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी होती है। ब्राउन कलर जो फूड्स में आता है वो बहुत ज्यादा केसेस में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की वजह से हो रहा होता है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग अगेन हमेशा जरूरी नहीं कि डिफेक्ट की फॉर्म में ही हो, कुछ फूड्स के अंदर जहां पे हमें ब्राउन कलर फूड्स का चाहिए हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जानबूझ के खुद से करवा रहे होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक कलर फूड को मिलता है, जैसे कॉफी में, टी में, कोकोआ, ये जो हम चॉकलेट में यूज होती है इसके अंदर ब्राउन कलर की होती है ना, तो इसके अंदर हम इसको नेचुरली भी ब्राउन सा होता है लेकिन इसको मजीद एक अच्छा कलर देने के लिए हम समटाइम्स इंडस्ट्रीज में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग खुद से करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे एंजाइम्स जो फूड ब्राउनिंग को प्रमोट करते हैं उनको हम फिनोलेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोलेज। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो फूड कंपोनेंट्स के डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स स्पेसिफिकली पॉलीफिनोल्स, उनकी ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करते हैं, एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। और ये जो पॉलीफिनोल्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोक्विनोन। ये ऑर्थोक्विनोन्स जब पॉलीमराइज करते हैं तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स। अच्छा, बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनमें नेचुरली पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मशरूम्स हो गए, पोटैटोज हो गए, पीचेस, बनानास, ग्रेप्स, एप्पल्स, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो वहां पे उनके अंदर क्योंकि पॉलीफिनोल भी प्रेजेंट है, फिनोलेज एंजाइम भी है और जाहिर है एटमॉस्फेयर में हर वक्त ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वहां पे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऐसे फूड्स में बड़ी आसानी से हो रही होती है, ठीक है। सो जैसे ही हम उस एप्पल को कट करते हैं या किसी भी फ्रूट को कट करते हैं, एप्पल की तो एक एग्जांपल है, तो वो ऑक्सीजन कम्स इनटू कांटेक्ट विद दोस फिनोलेजेस एंड दोस पॉलीफिनोल्स और इवेंचुअली वो ब्राउन पिगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम इनको वाटर में डाल के रख दें कट करने के बाद तो हमारी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होगी, क्योंकि वाटर में डालने से ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं अवेलेबल होती जो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो अगर हमने इस एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को प्रिवेंट करना है तो हम इन फूड्स को या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हॉट वाटर के अंदर हम रख सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा इनको हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होती है आगे हमने डिटेल से पूरा चैप्टर है इसमें, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फूड की जो पीएच है वो 3 या उससे बिलो चली जाएगी। और एंजाइम्स को आपको पता है, आपने एफएससी में एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा है कि एंजाइम्स को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है जो नॉर्मली 6 से 7 की रेंज में होती है। सो जब 3 से नीचे फूड्स की पीएच चली जाएगी एंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह से भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि सर्टेन केमिकल्स ऐड कर सकते हैं, SO2, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इनको जब हम फूड्स में ऐड करते हैं तो इनकी वजह से भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होती, ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज lecture.